हेलो बच्चों, मैं संतोष वर्मा आपका प्यारा चैनल दी स्टार क्लासेस में स्वागत है। वीडियो बनाए काफी दिन हो गए हैं और आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं, तो ये जो अब वीडियो मैं बनाऊंगा कुछ दिन वो हिंदी माध्यम के छात्र के लिए है, वो चाहे किसी स्टेट से बिलोंग करते हो। हर चैप्टर के जो मेन टॉपिक होंगे उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कोई आपको लगता है इस टॉपिक पर भी सर से समझना चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है, तो कोशिश किया जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड जितने मेन पॉइंट्स हैं, मेन बिंदु हैं, उन पर हम फोकस करें। तो उप सह संयोजी यौगिक, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उप सह संयोजी यौगिक, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि उप सह संयोजी यौगिक होता क्या है। तो उप सह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? उप सह संयोजी यौगिक जो होता है योगात्मक यौगिक होता है। क्या होता है ये? योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक यौगिकों के जुड़ने से, संयोग होने से बनते हैं, ऐसे यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो जो हमारा उप सह संयोजी यौगिक है वो योगात्मक यौगिक का ही एक प्रकार है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, उप सह संयोजी यौगिक योगात्मक यौगिक का प्रकार है। तो वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोले जाने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोले जाने पर पूर्ण रूप से आयनित न हो, आयनित हो लेकिन पूर्ण रूप से आयनित न हो, ऐसे योगात्मक यौगिक क्या कहलाते हैं? उप सह संयोजी यौगिक। बिल्कुल क्लियर होगी बात। जैसे एग्जांपल देखें, K4FeCN6, हमने ऐसे एग्जाम्पल को लिया है जिससे आप चिर परिचित हो, जिसको आपने कई बार लिखा हो, कई जगहों पर आपने उसको देखा हो। ऐसे ही एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लियर? अब ये योगात्मक यौगिक तो है। अब योगात्मक यौगिक में किसके अंतर्गत आता है? उप सह संयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जल में डालें, K4FeCN6, अगर हम इसको जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये आयनित होगा। कैसे आयनित होगा? देखो, ये K में टूट जाएगा और FeCN6 में टूट जाएगा। K में टूटेगा और FeCN6 में टूटेगा। तो आप यहां K लिख लीजिए, यहां FeCN6 लिख लीजिए, FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो भाई, किसके ऊपर कितना आवेश आएगा? ये जो 4 है इस पर जाएगा और यहां 1 है इस पर आएगा। मतलब K के ऊपर 1 प्लस चार्ज होगा और FeCN6 के ऊपर 4 माइनस चार्ज होगा। ये इस पर जाएगा चार्ज और यहां का चार्ज इस पर जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसके बाद आप बैलेंस कर लीजिए। K कितने हैं? 4, तो यहां पर 4K कर दीजिए। तो हमने क्या देखा कि अगर K4FeCN6 को पानी में डाला तो यह K और FeCN6 में टूट गया। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो FeCN6 है ये Fe में टूट जाए और Cn में टूट जाए, पूर्ण रूप से ये आयनित नहीं होगा। तो मैंने अभी बताया कि वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोले जाने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उप सह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। K4FeCN6 को हमने पानी में घोला तो K और FeCN6 में टूटा, न कि ये जो FeCN6 है ये Fe और Cn में टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुई बात? दूसरा देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है CuNH3 का होल 4 SO4। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो बोलो भाई किसमें ये टूटेगा? CuNH3 का होल 4 और SO4 में टूट जाएगा। ये जो हमारा ब्रैकेट वाला जो पार्ट है CuNH3 का होल 4 देखिए और SO4 में टूटेगा।
अब देखो भाई किस पर कितना चार्ज आएगा, अब दोनों तरफ सेम चार्ज होंगे। हमको पता है सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये आयोनाइज नहीं होगा, ये Cu और NH3 में नहीं टूटेगा, अर्थात यह यौगिक भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। तो इसलिए यह योगात्मक यौगिक भी क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजी यौगिक। जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनको जल में घोल लेंगे तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, आयनित होंगे लेकिन पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर होगी बात, बिल्कुल कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा एक बात और आप जानो, जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं है ना, उसमें आपको ये बड़ा ब्रैकेट जरूर लगा दिखाई देगा। जो बड़े ब्रैकेट वाले यौगिक दिखाई दें समझ जाना कि वह उपसहसंयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहां तक हमको लगता है बिल्कुल आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक में प्रयोग होने वाली शब्दावली, उपसहसंयोजी यौगिक में प्रयोग होने वाली शब्दावली मतलब उपसहसंयोजी यौगिक में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, शब्दावली क्या है इसकी। चलिए इसको देखा जाए। तो अब देखा जाए उपसहसंयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली शब्दावली मतलब किसी उपसहसंयोजी यौगिक में कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, आइए उसको देखा जाए। जैसे किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी क्षेत्र आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होंगे, लिगेंड होगा, सह आयन होंगे, समन्वय संख्या होगी उसकी। आइए एक एग्जांपल से इसको समझा जाए। जैसे कोई उपसहसंयोजी यौगिक है K4FeCN6। अभी हमने आपको बताया था कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक होगा उसमें स्क्वायर ब्रैकेट जरूर होगा, तो मतलब यह हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हिंदी में उपसहसंयोजी क्षेत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा, जैसे यहां पर क्या लिखा है के, इसको बोलेंगे काउंटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन। हिंदी में क्या बोलते हैं, सह आयन। काउंटर आयन को देखो मैंने हिंदी में लिख दिया है सह आयन। इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर आप देखेंगे एक मेटल आपको दिखाई देगा। ये देखो जो मेटल है इसको हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, या आयन के फॉर्म में भी हो सकता है और बिना चार्ज के भी हो सकता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो भी धातु होगा उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और इस मेटल से जो कुछ भी जुड़ा होगा, जैसे यहां क्या लगा है Cn, इसको हम लोग लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगेंड। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उपसहसंयोजी यौगिक में जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, हिंदी में उपसहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो कुछ भी होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसको काउंटर आयन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर एक मेटल दिखाई देगा आपको, और मेटल से जो कुछ भी लगा होगा वो सभी क्या कहलाते हैं, लीगेंड्स कहलाते हैं। अब ये जो लीगेंड्स के जो नंबर है जैसे 6, ये कहलाता है समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह आपने देखा किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, काउंटर आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, लिगेंड होता है, और ये जो है लिगेंड की जो संख्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है
स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, इसके भीतर जो मेटल और लिगेंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्फीयर के भीतर क्या होता है, मेटल होता है और लिगेंड होता है। लिगेंड और मेटल के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उप सह संयोजी बंध होता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, दाता होता है, और जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। लिगेंड दाता होता है और मेटल क्या होता है, ग्राही होता है। लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं उप सह संयोजी बंध। कौन सा बंध, उप सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उप सह संयोजी बंध बनता है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आप थोड़ा सा समझें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जैसे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल जुड़ जाता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कैटायनिक भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक कहलाएगा, एनायनिक हो सकता है या तो न्यूट्रल होगा। चलिए आइए, अब अगर ये इतनी बात आप जान गए हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम लगाते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड की परीक्षा में, क्या पूछा था देखिए। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों में उप सहसंयोजी क्षेत्र तथा सह आयन बताइए। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे ये K4FeCN6 है, K4FeCN6 है, ये हमारा उप सहसंयोजी यौगिक है। तो इस उप सहसंयोजी यौगिक में आपको क्या बताना है, उप सहसंयोजी क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और सह आयन बताना है। तो बताओ भाई इस यौगिक में कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हिंदी में क्या बताया था आपको हमने, उप सहसंयोजी क्षेत्र बताना है। उप सहसंयोजी क्षेत्र बोलो, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपको बताए थे क्या कहलाता है, उप सहसंयोजी क्षेत्र। तो बोलो उप सहसंयोजी क्षेत्र क्या होगा इसमें, FeCN6, ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। जब इसको हम K से अलग करेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 4-। और काउंटर आयन हमने बताया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा, काउंटर आयन, हिंदी में क्या बोलते हैं, सह आयन। तो बताओ भाई काउंटर आयन क्या होगा इसमें, काउंटर आयन की अगर बात करें तो K होगा, और K के ऊपर यहां वाला बोलो भाई, यहां 1 है तो K के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1+। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्या दिया था, CuNH3 बोलो भाई इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जल्दी से बताइए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सहसंयोजी क्षेत्र, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये जो पूरा पार्ट है CuNH3 ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके ऊपर कितना चार्ज है, क्योंकि आप सल्फेट से इसको अलग कर रहे हैं तो इस पर चार्ज बताइए, सल्फेट में -2 चार्ज होता है, इस पर कितना चार्ज होगा, 2+, यहां 4- कर दीजिएगा। और काउंटर आयन क्या होगा भाई, काउंटर आयन बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, SO4 काउंटर आयन होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2-। चलिए लास्ट एग्जांपल देखिए, NiCO4। चलिए भाई इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ब्रैकेट वाला पार्ट, ब्रैकेट में क्या है भाई, NiCO4। क्लियर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बाहर कुछ तो है नहीं, कोई काउंटर आयन तो है नहीं, काउंटर आयन क्या होगा, 0, कोई काउंटर आयन नहीं है। तो बेटा
हम लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं। बोलो भाई, वे यौगिक जिनको जल में घोले जाने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, क्या? जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर क्या होता है? मेटल होता है, लिगेंड होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम लोग काउंटर आयन, हिंदी में सह आयन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय संयोजी यौगिक दे देगा, कहेगा इसमें बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन बताइए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब उपसय संयोजी क्षेत्र और काउंटर आयन मतलब सह आयन आप बताइए। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लीगेंड क्या होते हैं और लीगेंड कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है, लीगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आपको हम उपसय संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में कैसे नामकरण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।